अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वक़्त नॉवल हमारा स्टार्ट है, 2 एपिसोड हो चुकी हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं 3rd। आप सब पूछते थे ना कि इसने मुझे तलाक क्यों दी? वो बहुत तकलीफ से दोल बोल पा रही थी। जैसे ही वो एम्बुलेंस में आके बैठी थी, उनको नगीन सुल्तान की टूटी-फूटी आवाज़ हवासों में लाई थी। "नगीन मेरा बच्चा तुम चुप हो जाओ। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम ठीक हो जाओगी।" भाभी इसने कहा। वो तोड़-तोड़ कर लफ्ज़ अदा कर रही थी। अब वो बिला इरादा अपना चेहरा नगीन के पास ले आई थी। ब भाभी आज प्लीज़ मुझे बोलने दें। वो तकलीफ और बेबसी से लफ्ज़ों के तोड़-तोड़ कर अदा कर रही थी। "अच्छा मैं सुन रही हूँ मेरा बच्चा, सब सुनूँगी।" उसने कहा कि और अगले 2 मिनट नगीन सुल्तान मुसलसल बोल रही थी। वो हसीना को अपने चंद लम्हे कबल बोले गए अल्फाज पर जी भर पछतावा हुआ था। "मैं तुम्हें सुनूँगी।" नगीन साँस लेने को रुकी थी। नगीन सुल्तान ने गोया हसीना की रूह निकाल दी थी और वो अल्फाज अल्फाज नहीं थे, कोड़े थे जो हसीना बेगम को लगे थे। "नगीन चुप हो जाओ बाखुदा। खुदा के लिए हसीना बवक्त बोल रही, लेकिन नगीन नहीं सुन रही थी, वो बस बोल रही थी। इतने में वो अस्पताल पहुंच चुके थे। हसीना का दिल चाहा कि वो नगीन के मुंह पर हाथ रख के इसको चुप करवा दें, लेकिन इन्हें अपने हाथ बेजान महसूस हुए थे। "मैं क्या बताती भाभी?" नगीन अब भी बोल रही थी, बल्कि वो बोल नहीं रही थी। एक पिघला हुआ शीशा था जो अपनी भाभी के कानों में डेल रही थी। फिर वो चुप हो गई थी। नगीन सुल्तान चुप हो चुकी थी, शायद हमेशा के लिए। 6 साल उन्होंने इस पल का इंतजार किया था कि नगीन उनको कुछ बता दे, लेकिन बेसुध। आज इनकी ख्वाहिश पूरी हुई थी। लेकिन क्या उन्होंने ये चाहा था कि इन्हें ये सब इस तरह पता चले? नगीन सुल्तान की आंखें बंद हो चुकी थी। आखिरी अल्फाज जो उन्होंने कहा था वो था, मेरी बेटी। अब कोई नगीन को स्ट्रेचर पर लिटा रहा था, कोई उनको दिलासा दे रहा था, कोई इनसे इनके घर के मर्द का नंबर पूछ रहा था। लेकिन इनको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इनको लोगों के बस होंठ हिलते मालूम हो रहे थे। एक आवाज़ थी जो अब भी कानों में गूंज रही थी। हादसे की जगह से कुछ और मर्द और औरतें इनके साथ अस्पताल तक आए थे, अकेली औरतें समझकर। भाभी इसने कहा था और बस इस आवाज़ के बाद कोई आवाज़ ना आई थी। नगीन के सिवा कुछ और सुनाई नहीं देता था। लोग इनको तसल्ली दे रहे थे कि इनकी अजीज नंद ठीक हो जाएगी, लेकिन हसीना को न जाने क्यों लगा था कि आज के बाद वो नगीन की आवाज़ नहीं सुन पाती। जान जाते-जाते तुम मुझे ये किस रात से आश्कार कर गई हो, उन्होंने खुद को कहते हुए सुना था। हसीना वजदान नहीं जानती थी कि ये राज नहीं चाबक है और अगले कई सालों तक उनको चाबक खाना होगा चुपचाप। नगीन को अस्पताल लाया जा चुका था, लेकिन डॉक्टर ने उनको देखते ही कह दिया था, वी आर सॉरी, शी इज नॉर्मल। अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो शायद कुछ हो सकता। जो 2 औरतें इनके साथ थी वो हसीना बेगम को संभाल रही थी। मिराज सुल्तान को ड्राइवर ने कॉल कर दी थी कौन-कौन आया, नगीन और उनको कब घर लाया गया, इनको कुछ याद नहीं। महर माँ कहाँ है, हाले क्यों रो रही है, इनको कुछ पता नहीं था। वो ज़हनी तौर पर अब भी इस सर्द सी एम्बुलेंस में नगीन सुल्तान को बोलते हुए सुन रही थी। नगीन को गए 10 रोज़ हो चुके थे। यूसुफ सुल्तान आज वापस आए थे। बेटी के गम ने इनको तोड़ के रख दिया था। इनको तोड़े पड़ने लगे थे। नशा दवाइयों के ज़रिए असर जब तक रहते तब तक नॉर्मल रहते, लेकिन जैसे ही होश आते नगीन मेरी बेटी, मेरी बच्ची चिल्लाते-चिल्लाते हर आने-जाने वाले से पूछते, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? मेरी नगीन को देखा है? कोई इसे ला दो, कोई मेरी बच्ची को ला दो। खाना-पीना तर्क कर दिया था। जब भी कोई कहता या समझाता कि नगीन नहीं रही, तो आज़ादाने अंदाज में चीखते लगते, तुम सब झूठे हो, वो कैसे मर सकती है? मैंने इसकी लाश नहीं देखी, मैंने इसे दफनाया नहीं, वो नहीं मर सकती। तुम सब के सब इस वहाज के साथ मिले हुए, इसने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया है। अल्लाह गारत करे उसको, अल्लाह बर्बाद करे उसको, मेरी बच्ची खा गया। अल्लाह उसको चैन ना नसीब करे, अल्लाह इस पे ये ज़मीन तंग कर दे। इसी तरह चीखते-चिल्लाते बेहोश हो जाते। मेराज और शम्स सुल्तान बेगम से छूटे थे, लेकिन इनको बहादुर बनना था, इनको हौसला रखना था, वो रो नहीं सकते थे। ना बाबा की तरह बद्दुआ देकर अपना दिल हल्का कर सकते थे और इस गम को अंदर ही अंदर सहने पर मजबूर थे। सफीर और महर भी इसके हादसे के बाद सहम गए थे। वक्त का काम है गुजरना, वो गुजरता रहता है। किसी का जख्म भरे या उधेड़े, वक्त किसके लिए नहीं रुकता। यूसुफ सुल्तान अब बेहतर हो रहे थे और वजह थी हारिस सुल्तान। वो हूबहू नगीन थी। यूसुफ सुल्तान घंटों इसमें अपनी नगीन को देखते थे और अब तो ये हालत थी कि उसको देखे बगैर वो खाना तक न खाते थे। इनका मरहम थी वो, वही महर को भी नजर उठा के ना देखते थे। जहाँ वो दुख जाती चुपचाप वहां से चले जाते। वो बोलती तो हाँ या ना में जवाब देते। इनकी हालत के पेश नजर किसी ने भी इनसे बात इस बारे में बात नहीं की। महर की परवरिश का जिम्मा मुकम्मल तौर पर हसीना और मेराज ने ले लिया था और उसको अपनी बेटी की तरह पाला था। तुमने हाले से कॉल करके पूछा है वो कब आ रहे हैं? नाश्ते को जान यूसुफ सुल्तान ने मेराज साहब से पूछा। जी बाबा, पूछ लिया था, वो शाम तक आ जाएगी, उन्होंने जवाब दिया था। नहीं, इससे कहो यूनिवर्सिटी जाने से पहले मुझसे मिल के जाए। लेकिन नहीं, वो नहीं आ सकती बाबा, इसने कहा था मेरे मामलात में दखल मत दिया करो। भरवा इनकी बात पूरी होने से पहले बाबा की नर्म मगर दो टोकल आवाज सुनाई दी। मेरा आज तुम सफीर को कॉल करके पूछा कब तक होगा इसका काम मुकम्मल। उसको ये भी कह दो कि वीकेंड पर घर चक्कर लगाए। बात हुई थी मेरी बाबा, अगले महीने तक हो जाएगा सब कुछ। दरअसल लीगल मामलात में कुछ वक्त तो लग जाता है और वो परसों आ रहा है। इतने में मेरा साहब का फोन
बजा था और इमारत करते उठ गए थे। मिराज सुल्तान हाई कोर्ट जज थे, जबकि शम्स सुल्तान ने अपने बाबा का कारोबार आगे बढ़ाते हुए लेदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में अपनी किस्मत आजमाई थी, जो कि इनके लिए अच्छा साबित हुआ था। अब वो शहर के मशहूर कारोबारी शख्सियत थे और बाबा इनके काम से बहुत खुश थे। सफीर सुल्तान ने भी पढ़ाई मुकम्मल करके बाबा के साथ अब वो शहर और बाबा इनके काम से बहुत खुश थे। सफीर सुल्तान ने पढ़ाई मुकम्मल करके बाबा के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। इसने 4 साल कबल इस्लामाबाद में अपनी कंपनी की एक और ब्रांच खोली थी, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद होता था। वो हर 15 में दिन या महीने बाद घर आता था और यूसुफ सुल्तान को सफीर की यही बात पसंद नहीं थी। नगीन की मौत के बाद बाबा ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। वो काफी हद तक चिड़े हो चुके थे, लेकिन हाले और सफीर इनको बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर लेते थे और जब तक हाले को ना देखते इनका दिन नहीं शुरू होता। अब इन्होंने सफीर को इस्लामाबाद छोड़कर कराची शिफ्ट होने का हुक्म कर दिया था, जिसको मानने का सफीर को बंद था। वो खुद भी घर से दूर रहकर थक चुका था, इसलिए अपने एक दोस्त से शराकत करते हुए इस्लामाबाद वाली ब्रांच इसके हवाले करके आजकल कराची आने को पर तोड़ रहा था। मिद्दत के कमरे में बैठी हाल अपने मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रही थी जब उसको मिराज सुल्तान की कॉल मौसूल हुई। इसने हैरत से मोबाइल को देखा और कॉल अटेंड की। खैरियत है जज साहब, 1 घंटे में दो दो कॉल्स, क्या गुजारा नहीं हो रहा बेटी के बगैर, या फिर कोई मुजरिम नहीं मिला आज तारीख में सजा सुनाने के लिए? कॉल अटेंड करते ही उन्होंने कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वो चौके से बोले थे, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है जज साहब को आपकी याद नहीं आ रही और ना ही शहर में मुजरिमों का कहर पड़ा है, बल्कि आपके दादा साहब का हुक्म है कि आप यूं से पहले इनसे मिलकर जाएंगे। और हाले का जवाब सुने बगैर कॉल काट दी। लेकिन बाबा मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो बाबा शिट यार, कॉल क्यों काट दी? मुझे अस्पताल जाना था पहले और अब ये नया हुक्म। इसने कॉल लॉक खोल ली और हारून शायद का नंबर डायल करने के साथ कुछ बुड़बुड़ा रही थी। हारून, हेलो हारून की नींद में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। मदद के घर पहुंचो, 10 मिनट के अंदर हाले ने हुक्म सादिर किया।